तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पहले उत्तर की बात करें, आंसर होगा क्रिस्टीना पिचकोवा। आपको ये तो याद होगा ही सही कि इस बार का जो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन है ये भारत में हुआ था। हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। 27 साल के बाद ये भारत में हुआ, क्योंकि इससे पहले 1996 में भारत में इसका आयोजन हुआ था। और अभी मिस वर्ल्ड 2023 का जो फिनाले हुआ ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। और इस बार यानी कि मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता किसने? क्रिस्टीना पिचकोवा ने। अब आप पूछोगे किस देश की है ये चेक रिपब्लिक की है। और रनर अप कौन रही, यानी कि दूसरे स्थान पे कौन रही? यास्मीना जाइटोन, ये लेबनान देश की है। और अगर आप जानना चाहो कि मिस वर्ल्ड 2023 में भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था भारत को, तो सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी ये भारत के कर्नाटक राज्य से हैं और इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने ही जीता था और मिस वर्ल्ड 2023 में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। अगर पूछे मिस वर्ल्ड 2023 का ये इस बार कौन सा संस्करण रहा, तो 71वां संस्करण रहा। आपको बता दूं इसका पहला संस्करण 1951 में हुआ था और उसको जीता किसने? तो कहूं कि पहली मिस वर्ल्ड कौन रही थी, तो किकी हाकनसन रही थी, वो स्वीडन से थी। तो यहां पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। पहली बार कब हुआ था, पहला खिताब किसने जीता था, अभी लेटेस्ट कौन सा संस्करण है, कहां पे हुआ, किसने जीता, वो किस देश की है, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, सारी जानकारी A to Z मैंने आपको दे दी है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे इरास्मस पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा अमिताभ घोष को। तो अभी 7 मार्च 2024 को जो भारतीय लेखक है अमिताभ घोष, इनको जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और कौन देता है ये पुरस्कार? तो नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है? नीदरलैंड में दिया जाता है। इनको इस साल नवंबर में ये पुरस्कार दिया जाएगा नीदरलैंड में। तो उन्हें अपने लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने और अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके भावुक योगदान के लिए ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार का नाम याद रखना आप, तो इरास्मस पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की बात करें तो नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड ने 1985 में प्रीमियम इरास्मियानम की स्थापना की थी। जो ये फाउंडेशन है इसकी स्थापना की थी और वही ये पुरस्कार देता है। पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख यूरो राशि दी जाती है। और ये भी बता दूं पिछले साल 2023 में ये पुरस्कार साउथ अफ्रीका के एक हास्य अभिनेता हैं ट्रेवर नोवा, उनको मिला था। खैर उनका नाम हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि भैया अभी 2024 में इरास्मस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष की बात करें तो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। और आपको बता दूं अभी इनकी लेटेस्ट बुक आई थी 2023 में, उसका नाम है स्मोक एंड एशेस। तो ये आप ध्यान में रखना। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी 96 नंबर के अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा ओपेनहाइमर ने। तो यहाँ पे हम ऑस्कर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन देता है? अमेरिका के अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं पहली बार ये पुरस्कार 16 मई 1929 को दिया गया था। अभी 2024 में ये इसका कौन सा संस्करण है? 96 नंबर का है। आयोजन कहां पे हुआ? अभी डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में, जिसको होस्ट किया जिमी किमेल ने। तो ये तो बेसिक जानकारी मैंने अब आपको दे दी। अब हम अवार्ड्स की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 अवार्ड्स तो आपको ध्यान रखने ही रखने होते हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ओपेनहाइमर को मिला। और 7 कैटेगरी में, 7 अलग अलग कैटेगरी में इसने पुरस्कार जीते हैं। उसी तरह से बेस्ट डायरेक्टर हैं ओपेनहाइमर मूवी के ही क्रिस्टोफर नॉलन। बेस्ट एक्टर हैं ओपेनहाइमर मूवी के ही किलियन मर्फी। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं एमा स्टोन, पुअर थिंग्स नाम की मूवी। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीता अंबानी को। तो रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है नीता अंबानी। इनको अभी मुंबई में आयोजित हुए 31वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को यह अवार्ड उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। किसने दिया? तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की CEO और चेयरपर्सन जूलिया मॉर्ले ने दिया है। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ
कि अभी मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है और वो किस देश की है। देखिए किस किस को याद है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने प्रिट्जकर पुरस्कार 2024 को जीता, तो आंसर होगा रिकेन यामामोटो ने। यहां हम बात कर रहे हैं प्रिट्जकर पुरस्कार की, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और किसने जीता अभी, तो रिकेन यामामोटो ने जीता है। ये किस देश के हैं, जापान के हैं। इसमें पुरस्कार के रूप में $1,00,000 और एक कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो इस बार का 2024 का याद रखना जीता है रिकेन यामामोटो ने। और पिछले साल वाला 2023 वाला आपको याद होगा डेविड चिपरफील्ड ने जीता था, वे यूके से थे। और पहली बार 1979 में दिया गया था। किसे मिला था, अमेरिकी वास्तुकार फिलिप जॉनसन को मिला था। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों बता दिए, पहली बार कब और किसे मिला था, लास्ट टाइम 2023 का किसे मिला था, अभी 2024 वाला लेटेस्ट किसे मिला है, रिकेन यामामोटो को, और वे किस देश के हैं, जापान के हैं। ये प्रिट्जकर पुरस्कार है, मैंने आपको कहा वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आपको ऐसे याद रखना है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो आंसर होगा नायब सैनी ने। आप जानते हो अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री हम पढ़ते आ रहे हैं, मोहन लाल खट्टर जी थे। 2014 से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एक्चुअली में हरियाणा में अभी बीजेपी और जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। पर अभी 12 मार्च 2024 को जो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी है, उसने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। इस कारण मनोहर लाल खट्टर जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आपको बता दूं, वे हरियाणा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। तो अब हरियाणा में गठबंधन की सरकार टूट गई, तो उसके बाद बीजेपी ने निर्दलियों के साथ मिलकर के अपना बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने बीजेपी के नायब सैनी। और इस तरह से वे हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। उन्हें हरियाणा के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने शपथ दिलाई। तो ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अभी तक कौन मुख्यमंत्री थे, किसकी सरकार चल रही थी, किसका गठबंधन था, गठबंधन टूट गया, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, इस्तीफा देना पड़ा इस कारण से, बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई और बीजेपी के अभी नए मुख्यमंत्री बन गए कौन, नायब सैनी। कौन से नंबर के बन गए, 11वें नंबर के बन गए, ये भी मैंने आपको बता दी। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा किशोर मकवाना को। तो अभी राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने विजय सांपला का स्थान लिया और इनके अलावा लव कुश कुमार को इस आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो इसकी स्थापना तो होती है 19 फरवरी 2004 में। आयोग में आपको 5 सदस्य, 5 मेंबर मिलेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में आपको मिलेगा अनुच्छेद 338 में। कुछ और भी अगर इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूं तो देखो, शुरुआत में अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था। फिर 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और एक सदस्य की जगह बहुसदस्य राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। लेकिन फिर 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा फिर से अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और इस बार एसटी और एससी दोनों के लिए अलग अलग आयोग स्थापित किए गए। तो अब आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आपको अनुच्छेद 338 में मिलेगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में आपको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 338A में मिलेगा। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा अश्विनी कुमार को। तो अभी अश्विनी कुमार को प्रमुख निर्यातक निकाय यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने ए शक्तिवेल का स्थान लिया है। बात करें अगर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना होती है 1965 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका कार्य क्या होता है, तो व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है और राज्य सरकार को निर्यात रणनीति तैयार करने में ये मदद करता है।
और पूछे कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आशा लकड़ा को। आशा लकड़ा ये रांची की पूर्व मेयर हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं और अभी उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया था। अभी वैसे अगर इसके अध्यक्ष की बात पूछोगे तो अध्यक्ष का पद खाली है, पर प्रश्न में पूछा गया है इसके सदस्य कौन बने, तो आंसर होगा आशा लकड़ा। यह आप ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। तो 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझरिया, जिनको अभी भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और वे किनका स्थान लेंगे, दीपा मलिक का स्थान लेंगे। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो इनका संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से। और आपको बता दूं सन 2004 में एथेंस और 2016 में जो रियो ओलंपिक्स थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। वे कहां से रहने वाले हैं, वो राजस्थान से हैं। और आप यूं भी कह सकते हो कि पद्म भूषण पाने वाले वो पहले भारतीय पैरा एथलीट थे। कब मिला था उन्हें पद्म भूषण, 2022 में। और एकमात्र भारतीय डबल पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं वो। मतलब ऐसे पैरालंपिक प्लेयर हैं जिन्हें 2 बार गोल्ड मिल चुका है। 2 बार गोल्ड पाने वाले वह एकमात्र भारतीय पैरा एथलीट हैं। 2017 में खेल रत्न उनको मिला, 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2012 में पद्मश्री मिल चुका है। मैंने आपको बताया 2022 में अभी पद्म भूषण भी मिला था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देवेंद्र झाझरिया से संबंधित पॉइंट्स मैंने आपको कराए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है, तो आंसर होगा एएस राजीव ने। तो अभी बैंकर एएस राजीव ने नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई है। तो अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो स्थापना होती है 1964 में। और इसकी स्थापना किस किस सिफारिश पे की गई थी, तो के संथानम समिति की सिफारिश पे। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनका कार्यकाल 4 साल या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। और जो अध्यक्ष है मतलब जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उनका नाम क्या है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। जो 2 सतर्कता आयुक्त है उनके नाम क्या है, एक तो अभी बने ये एएस राजीव और एक पहले से हैं अरविंद कुमार। अगर पूछूं आपसे कि हमारे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन रहे थे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो आंसर होगा निट्टूर श्रीनिवास राव। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महास्वप्निकुडु नाम की पुस्तक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा पी विक्रम ने। बुक का नाम क्या है, महास्वप्निकुडु। और इस बुक में आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू जी, उनके बारे में बताया गया है, उनके करियर के बारे में, उनकी जो पूरी राजनीतिक यात्रा रही है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। बुक को किसने लिखा है, पत्रकार पी विक्रम ने लिखा है, ये ध्यान में रखना। और इस बुक का अनावरण किसने किया, इसको लॉन्च किसने किया, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी गोपाल गौड़ ने। तो बुक का नाम है महास्वप्निकुडु, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक महान दूरदर्शी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी, इसको लिखा किसने है, तो आंसर होगा गोटबाया राजपक्षे। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि श्रीलंका के जो पूर्व राष्ट्रपति है कौन, गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने ये बुक लिखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम क्या है, द कॉन्स्पिरेसी। और इस बुक में उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए आरोप लगाया कि चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें पद से हटाया गया। गोटबाया राजपक्षे इनका नाम है। वैसे आप जानते हो अभी वर्तमान में श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रामविलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा शोभना के नायर ने। तो रामविलास पासवान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वे भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। वे 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। और अभी आपको बता दूं लेटेस्ट 2019-20 में वो उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री भी रहे। उससे पहले वो केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री रहे,
केंद्रीय सूचना मंत्री रहे, भारत के रेल मंत्री तक वे रहे थे, लेकिन अभी 2020 में उनका निधन हो गया। तो उन्हीं के जीवन पर यह बुक लिखी गई है, जिस बुक का नाम है रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। किसने लिखा है? शोभना के नायर ने लिखा है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि धूम्रपान निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। तो आंसर होगा 13 मार्च को। अब याद रखना, हर साल 13 मार्च को नहीं मनाते, हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को यह मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस, यानी कि नो स्मोकिंग डे। तो इस बार ये मनाया जा रहा है 13 मार्च। क्यों मनाते हैं? तो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताने और धूम्रपान छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आपको बता दूं, पहली बार इस दिन को 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया था। अच्छा, आपसे 2-3 प्रश्न मैं पूछता हूं, वो बताना। पहला प्रश्न तो ये बताओ कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून किस देश ने पारित किया था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। और भारत का पहला, हमारे देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। वैसे देखो, ये तो हो गया धूम्रपान निषेध दिवस, जो आपको याद रखना है मार्च के दूसरे बुधवार को होता है। तो इस साल 13 मार्च को हुआ। एक विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी होता है, नो टोबैको डे जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे। वो फिक्स होता है हर साल मई के आखिरी दिन को, यानी कि 31 मई को। तो वो भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 मार्च को। तो हर साल 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2022 में मनाया गया था। और थीम है वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। आपको पता है भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया था कब? 8 मार्च को। जबकि नेशनल वुमेन डे होता है 13 फरवरी को। और एक अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस होता है 15 अक्टूबर को। और अभी हमने देखा अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये 10 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? तो आप कहोगे फातिमा बीबी। अभी इनका निधन भी हो गया। और वहीं हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही है? लीला सेठ रही है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। और पहली महिला जज कौन रही है? तो अन्ना चांडी रही है केरल हाई कोर्ट से। वैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, लेकिन बन सकती है 2027 में बीवी नागरत्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? तो आंसर होगा 17 सितंबर। तो केंद्र सरकार ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अच्छा, 17 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने के बाद भी हैदराबाद 13 महीने तक निजाम शासन के अधीन रहा था। फिर हमने ऑपरेशन पोलो नाम से एक अभियान चलाया, जिसके कारण 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद को निजाम के शासन से आजादी मिली थी। इसीलिए 17 सितंबर को मनाएंगे अब हम हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वे किस देश के हैं? इंग्लैंड। तो सिंपल सा याद रखना है, जेम्स एंडरसन का नाम, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ये फास्ट बॉलर हैं। और अभी 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज ये बन गए हैं। 700वां विकेट उन्होंने किनका लिया? कुलदीप यादव का लिया है। अब ये उपलब्धि हासिल करने वाले, कौन सी उपलब्धि? टेस्ट मैचेस में 700 विकेट ले लिए। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, फास्ट बॉलर बन गए हैं। लेकिन कुल गेंदबाजी में अगर बात करेंगे तो ये तीसरे स्थान पे आते हैं, क्योंकि इनसे पहले 2 स्पिनर हैं जो ऐसा कर चुके हैं। कौन कौन? एक तो मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट ले चुके हैं और शेन वॉर्न 708 विकेट ले चुके हैं। अभी एंडरसन ने 187 टेस्ट मैच खेल करके 348 पारी में 700 विकेट लिए इन्होंने। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के मामले में भी वो दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पे तो सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 200 टेस्ट खेले हैं। अच्छा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने थे? आर अश्विन बने थे। वैसे अभी आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का खिताब जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। यहां हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 की,
जिसे जीत लिया है भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। किसे हराया इन्होंने? चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। याद रखना ये दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। और मैं आपको बता दूं कि इस भारतीय जोड़ी ने ये दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता, क्योंकि 2021 में भी पुरुष डबल का खिताब इन्होंने जीता था। और अभी 2023 में स्विस ओपन का खिताब, इंडोनेशिया ओपन का खिताब, कोरिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। अच्छा, इसमें वैसे अगर हम बात करें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की, तो मेन सिंगल जीता शी यू कुई ने, चाइना के हैं, और वुमेन सिंगल एन से यंग ने जीता है, साउथ कोरिया की है। लेकिन हमारे लिए मेंस डबल वाला जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भारतीय जोड़ी ने जीता है। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अभी बी साई प्रणीत, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी है बैडमिंटन से। और याद रखना साथ में कि 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो होंगे 30वां एडिशन होगा, वो कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और अभी लेटेस्ट बिल्कुल लास्ट ईयर का 2023 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सर्विसेज ने। अच्छा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, एक तो ये याद रखना। और अभी संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो गोल्डन जुबली स्टेडियम है वहां पे खेला गया। और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण था? 77वां एडिशन था। कौन विजेता रहा? सर्विसेज टीम रही, 7वीं बार विजेता रही। सर्विसेज मतलब सेना, तो हमारी जो आर्मी है वो यूनाइट होकर के सर्विसेज के रूप में खेलती है, वही है ये। सेना बोल दो हिंदी में, या इंग्लिश में सर्विसेज बोल दो। और इन्होंने किसको हराया, या उप विजेता रनर अप कौन रहा? तो गोवा रहा। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी हमारी सेना या आर्मी एक और टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी टॉप पे रही थी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप कोशिश करो मैं किसकी बात कर रहा हूं। बाकी संतोष ट्रॉफी की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। इसमें अभी तक की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल है। 32 बार खिताब जीत चुकी है वो। और इसका आयोजन करता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1937 में। और उसके अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था एक प्रश्न, तो उसका उत्तर होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, जो कि इस बार चौथा संस्करण था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे फरवरी 2024 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा यशस्वी जायसवाल को। तो आपको बताएं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये हर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो इस बार भी यानी कि फरवरी 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है भारत के यशस्वी जायसवाल को। और महिलाओं में किसे चुना, यानी कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? तो एनाबेल सदरलैंड को, ये ऑस्ट्रेलिया की है। इससे पहले जनवरी में हमने पढ़ा था पुरुषों में चुना गया था शमर जोसेफ को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, और महिलाओं में एमी हंटर को, जो कि आयरलैंड की हैं। और आईसीसी की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है, सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जसरोटा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत आने वाली है 80 करोड़ रुपए। अच्छा, ये प्रश्न याद रखना कि होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा सैमुअल हैनीमैन ने। और एक विश्व होम्योपैथी दिवस हम कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं। जम्मू कश्मीर से एक प्रश्न आपको याद दिलाऊं तो अभी ऑपरेशन कामधेनु किसने शुरू किया था? पढ़ा था हमने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दो कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट ये कहां पे बना? हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क ये कहां पे बना? जम्मू कश्मीर में। और उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर बना कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। लेकिन अगर पूछे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पे बना? तेलंगाना में।
अगर पूछे कि डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना, तो गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा जो असम के गुवाहाटी में मिलेगा। और 100% हर घर जल वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना अभी, अरुणाचल प्रदेश। और उत्तर पूर्वी का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बना कहाँ पे, असम में। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा सिक्किम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवाए, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे हमने देखे जो कि उत्तर भारत में पहले हैं, कुछ पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। और हाँ, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। और इसी के साथ उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ये जो देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है। इसका निर्माण 4100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। ये देश का पहला ऐसा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जो सिंगल पिल्लर पर 8 लेन रोड है। और ये द्वारका एक्सप्रेस वे कितना लंबा है, तो आंसर होगा 29 किलोमीटर। और इस पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज है, जो आप इस तरह से फोटो में देख सकते हो। और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ेगा। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट जिसका नाम है कैरोस, इसका अभी प्रक्षेपण किया था लेकिन वो विफल हो गया, तो ये है जापान का। तो अभी जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस वन, जिसने अभी अपना पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम कैरोस है, इसको अभी लॉन्च किया। लेकिन इस रॉकेट में लॉन्चिंग के 5 सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया, ये तबाह हो गया। और इस रॉकेट की मदद से एक सरकारी उपग्रह को, एक सरकारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने का प्लान था, लेकिन ये फेल हो गया। इस 18 मीटर लंबे काइरोस रॉकेट को सॉलिड फ्यूल के साथ लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं कि जापान की किसी प्राइवेट कंपनी ने पहली बार स्पेस में भेजने के लिए कोई रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन वो असफल हो गया। और ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया, ये जापान की है, स्पेस वन इसका नाम है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अच्छा, जापान से याद आएगा आपको कि अभी जापान चांद पे भी पहुंच चुका है। और इस तरह से चांद पर पहुंचने वाला जापान कौन सा देश बना, 5वां देश है। इसमें जो रोवर गया था उसका नाम स्नाइपर है, जो लैंडर गया था उसका नाम स्लिम है। और इसी तरह से एक और आपको प्राइवेट कंपनी याद होगी, हमने पढ़ा था कि चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी का लैंडर कौन सा बना था, तो उसका नाम है ऑडिशियस। और उस कंपनी की बात करेंगे तो इंटूटिव उस कंपनी का नाम है, अमेरिका की कंपनी है। और कहां पे लैंड किया था वो, चांद के साउथ पोल पे लैंड किया था। तो आप यूं भी कह सकते हो चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। वैसे साउथ पोल पे तो लैंड करने वाले पहले देश हम हैं, भारत। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया, तो आंसर होगा यूके ने। तो अभी यूके ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है। और इस हथियार को आसमान में ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी यूके के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह हथियार 1 किलोमीटर दूर से सिक्के पर काफी सटीकता से निशाना साधने में सक्षम है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी डीआरडीओ ने भी स्वदेशी लेजर हथियार का परीक्षण करने की घोषणा की थी। उसका नाम क्या है, हमारे स्वदेशी लेजर हथियार का नाम क्या है भाई, तो आंसर होगा दुर्गा 2। और इजराइल की लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, आयरन बीम पद्धति। यूके अभी मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाम क्या है इसका, तो अग्नि 5 इसका नाम है। तो हमने कहा अभी भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये जो सफल परीक्षण किया गया, ये मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत किया गया है। ये ध्यान में रखना। कहां पे किया गया, तो उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे पहले आप व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, वहां पे किया गया। और याद रखना, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो मिसाइल है ये MIVR तकनीक से लैस है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। और इस टेक्नोलॉजी से, इस तकनीक से लैस होने का क्या फायदा हो गया, तो एक सिंपल सी लाइन में समझो कि आप एक ही मिसाइल को लॉन्च करोगे और ये एक साथ कई टारगेट को हिट कर देगी। फुल फॉर्म में लिखा है ना, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, मतलब बहुत सारे टारगेट को आप हिट कर पाओगे, एक ही बार आपको मिसाइल लॉन्च करनी है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। रेंज मैंने आपको बताया 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज है। और ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। स्पीड की बात हमने की थी, 24 मैक है। 1 मैक बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की जो गति है उसको
1 मैक के बराबर कहा जाता है। तो साउंड की स्पीड का भी ये 24 गुना है, इतनी इसकी स्पीड है। तो अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या फायदा होगा, जैसे ये फायदा होगा कि इसे आप कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो अभी भारत ने इसका सफल परीक्षण किया और भारत के अलावा भी दुनिया के कुछ देश हैं, मात्र 8 देश हैं जिनके पास ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निर्माण किया है, इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य की महतारी वंदन योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना को लॉन्च किया है। अच्छा, वैसे इस योजना के बारे में मैं आपको पहले भी ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, क्योंकि पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन फाइनली अभी मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या है योजना, क्या होता है इसमें। तो राज्य की विवाहित महिलाओं को इसमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है, मतलब 1000 रुपए इसमें हर महीने दिए जाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। और उन महिलाओं की आयु 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। एक तो महिला विवाहित हो और उनकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, तो हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य ने निंगल नालामा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने निंगल नालामा योजना को शुरू किया, जिसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जितनी भी योजनाएं राज्य में चल रही है उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करना, मतलब सब सही से तो चल रही है ना, लोगों को इसका फायदा तो मिल रहा है ना, ये सब देखना और जनता की शिकायतों का समाधान करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का नाम याद रखना, निंगल नालामा योजना। कहां पे शुरू हुई? तमिलनाडु में। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर देश कौन सा बना? तो आंसर होगा भारत। तो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने अभी दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर यानी कि आयातक देश है। पिछले 5 सालों में भारत की हथियार खरीद 4.7% बढ़ी है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे सऊदी अरब को बताया गया और तीसरे स्थान पे कतर को बताया गया, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी हाल ही में जारी ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हरियाणा। तो ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि अपशिष्ट जल के प्रबंधन के मामले में, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसके मैनेजमेंट के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, किसने सबसे अच्छा काम किया? तो आंसर होगा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा को रखा, दूसरे पे कर्नाटक, फिर पंजाब और फिर राजस्थान वगैरह है। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी में किसको रखा? तो छत्तीसगढ़ को रखा है। तो पहले पे मतलब सबसे बेहतरीन काम किया हरियाणा ने, और सबसे लास्ट में रखा बॉटम पे छत्तीसगढ़ को। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में ये सेला टनल का उद्घाटन किया है। सेला टनल के बारे में आपको बताऊं तो ये टनल चीन सीमा पर बनाई गई है, और ये भी याद रखना कि ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी ये टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। इसे किसने बनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और आप देखोगे इस सेला टनल परियोजना में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है, जिसमें एक सुरंग की लंबाई 980 मीटर है तो दूसरे की 1555 मीटर है। और ये आपस में किस किस को जोड़ती है अगर पूछेंगे तो एक साइड में है पश्चिम कामेंग जिला, तो दूसरे साइड में है तमांग जिला। तो याद रखना, सेला टनल का भी उद्घाटन किया मोदी जी ने। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपसे बोल रहे हैं, अभी हाल ही में बिचोम ये किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने बिचोम को अरुणाचल प्रदेश के 27वें जिले के रूप में चिन्हित किया है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश का भी 26वां जिला बना था। क्या नाम है उसका? केई पानियोर था। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है
तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो इसकी कैपिटल ईटानगर हो गई, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं केटी पटनायक। या फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लाचित 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहोम कमांडर लचित बोरफुकन की कांस्य की प्रतिमा यानी कि ब्रोंज से बनी हुई ये स्टैचू का अनावरण किया। कहां पे? असम के जोरहाट शहर में। इसकी ऊंचाई है 125 फुट। प्रतिमा का नाम है, स्टैचू का नाम शौर्य की प्रतिमा। इस प्रतिमा की आधारशिला पूर्व राष्ट्रपति जो थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने फरवरी 2022 में रखी थी। वैसे इस प्रतिमा में आप देखोगे तो जो मूर्ति है, मतलब जो लचित बोरफुकन जी की जो स्टैचू है उसकी तो ऊंचाई 84 फुट है और वो 41 फुट ऊंची चौकी पर रखी गई है। तो टोटल अगर पूरी स्टैचू की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 125 फुट है। तो आप तो 125 फुट ही याद रखना। और अहोम जनरल लचित बोरफुकन की बात करें तो इनका जन्म 1622 में हुआ था और उन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व करने के लिए एक सैन्य कमांडर के रूप में याद किया जाता है। वो अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे। और अगर डेली आप करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते हो तो इनका नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यार ये नाम तो मैंने सुना हुआ है। कहाँ सुना था? इनके ऊपर एक बुक आई थी, बुक का नाम है असम के ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। उसको लिखा था अरूप कुमार दत्ता ने और लॉन्च किया। फिर आपसे पूछ रहे अभी मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास है कटलेस एक्सरसाइज 2024। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा सेशेल्स में। तो एक्सरसाइज का नाम है कटलेस एक्सरसाइज 2024। ये एक नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में। 26 फरवरी से लेके 8 मार्च 2024 तक चला और इसमें भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने हिस्सा लिया और इस अभ्यास का एक्सरसाइज का उद्घाटन किया था सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन ने। इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया? इसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें से भारत भी है। भारत 2019 से इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। अच्छा, सेशेल्स में ये हुआ ना, सेशेल्स कहाँ पर है? तो ये पश्चिम हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है ये। कैपिटल विक्टोरिया हो गई, करेंसी है सेशेल्स रुपी और इसके प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गोरसम कोरा उत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में ये गोरसम कोरा उत्सव मनाया गया है। ये त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित है जो कि अरुणाचल प्रदेश के गोरसम चोर्टेन स्तूप पर मनाया जाता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे कहां से संबंधित है, कहां मनाया जाता है गोरसम कोरा उत्सव? तो अरुणाचल प्रदेश में।